सबसे पहले जायन को एक झटका लगा, उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगीं। सबसे पहले जायन ने यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक की पत्नी को मार डाला, जिससे राज्य जिन का देव संस्कृति अनिच्छुक हो गया था। उसने कई बार चुनौती पत्र भेजे और जायन को अकेले में लड़ने की चुनौती दी। हालांकि जब जायन ने चुनौती पत्र प्राप्त किया तो उसने अपनी आंखें घुमाकर और जेड स्लिप को राख बना दिया। उसका कोई जवाब देने का इरादा नहीं था। एक देव नेसेंट सोल कल्टिवेटर के साथ लड़ने की बात का मजाक कैसे हो सकता है, जो कि एक प्रारंभिक नेसेंट सोल कल्टिवेटर जैसा हो। जायन कोई खून गर्म युवा नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उपहास किया और चुनौती को नजरअंदाज कर दिया। मौलान जनजाति और दक्षिणी आकाश क्षेत्र के बीच शांति वार्ता के बाद यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक ने तुरंत अपने अधीनस्थों के साथ विस्थापित होने पर चर्चा की। कहा जाता है कि वे राज्य जिन ग्रेट जिन लौट आए थे। इससे जायन को अंततः राहत की सांस आई। प्राचीन लालटेन के बारे में जायन ने जो खजाना हथियाया था, उस पर मौलान जनजाति के विरासत में मिले इस खजाने को ओरिजिन ब्राइट लालटेन कहा जाता था। शांति वार्ता के दौरान मौलान के दिव्य संतों ने स्पष्ट किया कि यह लालटेन मौलान जनजाति की एक विरासत थी और यह बाहरी लोगों के हाथों में नहीं जा सकती थी। वे तुरंत इसे जायन से वापस लेना चाहते थे। जायन ने इनकार करने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत दूसरे पक्ष से बड़ी मात्रा में ऑरिक एसेंस के बदले इसका आदान प्रदान करने को कहा। दुर्भाग्य से मौलान के पास ज्यादा ऑरिक एसेंस नहीं थी। वे इतना इकट्ठा नहीं कर पाए थे और उनके पास केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। अनिच्छा से जायन केवल दूसरे पक्ष से इसे अन्य दुर्लभ सामग्रियों के साथ बदलने को कहा और प्राचीन लालटेन को लौटा दिया। उसका इस लालटेन को अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि यह प्राचीन लालटेन रहस्यमय और चमत्कारी था। यह एक गर्म आलू की तरह था। अगर वह इसे एक दिन के लिए अपने कब्जे में रखता तो वह कई मौलान जादूगर योद्धाओं द्वारा चाहा जाता एक और दिन। अगर यह जारी रहा तो जल्दी या बाद में कुछ न कुछ होता। ये जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना बेहतर था। नानागोन का चौंकाने भरा बदलाव, नंगोंग शॉकिंग चेंज। जायन ने अपनी कमर पर लगे भंडारण थैले की ओर देखा। प्राचीन लालटेन को वापस करने के बाद हालांकि उसने कुछ नहीं बताया। जब मौलान जादूगर योद्धाओं ने सामग्रियां पहुंचाई तो उन्होंने बैंगनी बादल वाली पोशाक, पर्पल क्लाउडलेस और प्राचीन फूलदान, एंशिएंट फ्लावर बास्केट लौटा दिए। ऐसा लग रहा था कि ये मौलान लोग काफी स्पष्ट थे कि अगर उन्हें लंबे समय तक दक्षिणी आकाश में रहना था तो वे स्वाभाविक रूप से और अधिक उच्च श्रेणी के कल्टिवेटर्स को नाराज नहीं कर सकते थे। प्राचीन खजाने को वापस करने का इरादा शायद उसे किसी भी शिकायत से बचने के लिए था। आखिरकार यहां तक कि मौलान के दिव्य संत भी एक ऐसे कल्टिवेटर से थोड़ा सतर्क थे जो उतनी छोटी उम्र में इतनी दिव्य क्षमताओं का मालिक था। जैसे ही उसने प्राचीन खजाने ले लिए, जायन ने बैंगनी बादल वाली पोशाक तारांकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून तारांकन को दे दी। हालांकि यह स्त्री इस खजाने का उपयोग तभी कर सकती थी जब वह एक राक्षस लोमड़ी के रूप में प्रकट होती थी। उसने हाल ही में कई योगदान दिए थे। जायन एक कंजूस व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसका आभार व्यक्त करना था। ये बैंगनी बादल वाली पोशाक इस स्त्री के लिए बहुत उपयोगी थी, इसलिए यह इनाम के रूप में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। शायद इसलिए कि मौलान के साथ उनके गठबंधन की खबर फैल गई थी, लेकिन उड़ान जनजातियों ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की। हालांकि उन्होंने मैदानों के किनारे पर कल्टिवेटर्स की एक बड़ी संख्या भेजी थी, उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। उन्होंने केवल चुपचाप दक्षिणी आकाश और मौलान की कार्रवाइयों को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे निकट भविष्य में कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे। हालांकि उड़ान जनजातियों ने जितना अधिक इस तरह से कार्य किया, मास्टर सनरीच, लॉन्द हान और अन्य लोगों के दिल उतने भारी होते गए। दूसरे पक्ष की गंभीरता से पता चला कि वे वास्तव में दक्षिणी आकाश क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा रखते थे। इस टकराव को लंबे समय तक चल सकता है, ये देखते हुए दक्षिणी आकाश क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों के शिष्य यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने तुरंत 9 राष्ट्र संघ 9 नेशंस यूनियन में उसी रोटेशन विधि को लागू किया। सभी संप्रदायों ने कुछ बेहतरीन शिष्यों को मौलान मैदानों के करीब तैनात होने के लिए भेजा। अगर उड़ान जनजातियों ने हमला बोल दिया तो ये लोग स्वाभाविक रूप से सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे। जहां तक अन्य कल्टिवेटर्स का सवाल है, वे अपने अपने संप्रदायों में लौट सकते थे। ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के एक एल्डर के रूप में जायन को स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई लू के साथ कई मामलों में ध्यान देना था। ये तभी हुआ जब अधिकांश शिष्य चले गए थे कि वह बचकर ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटने में सक्षम हो गया। लू के साथ अभी भी कुछ मामले निपटने बाकी थे और उसे कुछ दिनों की देरी होनी थी। स्वाभाविक रूप से जायन ने सबसे पहले अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में जायन ने एक पल भी देरी नहीं की और सीधे विंड राइडिंग चैरियट का उपयोग करके यात्रा की, जिससे उसकी यात्रा आधी हो गई। हालांकि जैसे ही वह राज्य शीक स्टेट ऑफ शीक में प्रवेश किया, जायन ने अत्यधिक ध्यान आकर्षित से बचने के लिए रथ को अलग रख दिया। वर्तमान में जायन ने पलक झपकते ही 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली थी।
जब जायन ने दूर से ड्रीमक्लाउड पर्वत ड्रीमक्लाउड माउंटेन की छाया देखी तो वह तारांकन काव्यानयन नंगोंग वैन तारांकन के सुंदर चेहरे के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। क्या हो रहा है? ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के एक गुप्त कमरे में, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, जायन ने चांदी के बालों वाले वृद्ध को देखा और शब्द दर शब्द बोला। उसका चेहरा क्रोध से भर गया था। जैसे ही वह ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटा, अपनी गुफा निवास में लौटने से पहले उसे चांदी के बालों वाले वृद्ध ने रोका और ठंडी हवा से भरे एक गुप्त कमरे में ले गया। जायन तारांकन काव्यानयन तारांकन को देखकर चौंक गया। हालांकि इस समय काव्यानयन एक 7-8 वर्षीय लड़की में बदल गई थी। उसे एक बर्फ की दीवार में सील कर दिया गया था जो ठंडी हवा की लहरें निकाल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश थी। जायन क्रोधित क्यों न होता? चांदी के बालों वाले वृद्ध ने कड़वा मुस्कान लेकर धीरे धीरे समझाया, अगर जूनियर ब्रदर आधे महीने पहले लौट आते तो बहुत अच्छा होता। बहन काव्या की दुर्घटना आधे महीने पहले ही हो गई थी। अगर आप यहाँ होते तो शायद आप इसे होने से रोक पाते। हालांकि बहन भाई की जान के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बस उसके शरीर पर राक्षस दाव की आत्मा मोहर डेविल दाव सोल सील कर्स का प्रहार हुआ है। हम केवल इस विधि का उपयोग अभिशाप के प्रकोप को स्थगित करने के लिए कर सकते हैं। आत्मा मोहर अभिशाप सोल सील कर्स। काव्या इस इन अभिशाप के शिकार कैसे हो गई? क्या ये गुप्त तकनीक दक्षिणी आकाश क्षेत्र में लंबे समय से खोई नहीं हुई है? क्या ये? जब जायन ने वृद्ध की बातें सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत उसे कुछ याद आया और हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। जायन को ऐसा लगा कि उसने कुछ अनुमान लगा लिया है। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने आगे नहीं पूछा। इसके बजाय उसने जायन को काव्यानयन के अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। आधे महीने पहले एक सुबह काव्यानयन अपनी गुफा निवास के पास एक छोटे पहाड़ पर सूर्य पुनर्जन्म तकनीक सुनु रिइंकार्नेशन टेक्निक का अभ्यास करने गई थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह वहां पहुंची, एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक प्रकट होगा। जब उस व्यक्ति ने काव्यानयन को पास आते देखा तो उसने तुरंत एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस दाव हमला छोड़ा और काव्यानयन के कई रक्षात्मक खजानों को नष्ट कर दिया। जब काव्यानयन ने ये देखा तो उसने मदद के लिए एक लंबी चीख निकाली और अपनी गुफा निवास की दिशा में भागने का पूरा प्रयास किया। अंत में जब चांदी के बालों वाले वृद्ध और ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने खबर सुनी और दौड़े तो काव्यानयन पहले ही समय पर बच नहीं सकी थी। दूसरे पक्ष ने उसके माथे पर धीरे से इशारा किया और वह पलट गई और गिर गई। अपनी चेतावनी में चांदी के बालों वाले वृद्ध ने तुरंत अपने शिष्यों को काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर हमला करने का आदेश दिया। जब उस व्यक्ति ने कई ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को प्रकट होते देखा तो उसका उनसे सीधे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक ठंडी हंसी के साथ उसने जेड स्लिप को जमीन पर फेंक दिया और बिजली की तरह उड़ गया। कोई भी उसे पकड़ने में सक्षम नहीं था। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने उसकी परवाह नहीं की और जल्दी से काव्यानयन को उपचार के लिए संप्रदाय में ले गए। तभी उन्हें पता चला कि काव्यानयन प्रसिद्ध आत्मा मोहर अभिशाप सोल सील कर्स का शिकार हो गई है, जो राक्षस दाव द्वारा कई वर्षों से खो गई एक निषिद्ध गुप्त तकनीक थी। एक बार जब ये प्रतिबंध जबरदस्ती रूप से रोपा जाता है तो व्यक्ति की आत्मा धीरे धीरे सील होने लगती है। फिर व्यक्ति की कल्टीवेशन के आधार पर उनकी आत्मा मोहर के प्रभाव में धीरे धीरे विघटित होने लगती है। व्यक्ति एक चलती फिरती लाश में बदल जाता है। यह मूल रूप से राक्षस दाव द्वारा अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष विधि थी। यह अत्यंत दुष्ट थी। जब वृद्ध ने इस प्रतिबंध को पहचाना तो वह स्वाभाविक रूप से हैरान रह गया। हालांकि वह क्या करना है इसके लिए वह हैरान था और इसे तोड़ने में असमर्थ था। हालांकि इस समय काव्यानयन खुद जाग गई, ये जानने के बाद कि वह आत्मा मोहर अभिशाप के अंतर्गत है। हालांकि काव्यानयन का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। उसने तुरंत एक अस्थायी समाधान सोचा। उसने सूर्य पुनर्जन्म तकनीक की एक निश्चित क्षमता का उपयोग करके खुद को ठंडी क्यूई के साथ अस्थायी रूप से सील करने का निर्णय लिया। इसने न केवल काव्यानयन के शरीर को पूरी तरह से सील कर दिया, बल्कि जायन को उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले जायन को एक झटका लगा। उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगीं। सबसे पहले जायन ने यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक की पत्नी को मार डाला, जिससे राज्य जिनका देव संस्कृति अनिच्छुक हो गया था। उसने कई बार चुनौती पत्र भेजे और जायन को अकेले में लड़ने की चुनौती दी। हालांकि जब जायन ने चुनौती पत्र प्राप्त किया तो उसने अपनी आंखें घुमाकर और जेड स्लिप को राख बना दिया। उसका कोई जवाब देने का इरादा नहीं था। एक देव नेसेंट सोल कल्टिवेटर के साथ लड़ने की बात का मजाक कैसे हो सकता है जो कि एक प्रारंभिक नेसेंट सोल कल्टिवेटर जैसा हो। जायन कोई खून गर्म युवा नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उपहास किया और चुनौती को नजरअंदाज कर दिया। मौलान जनजाति और दक्षिणी आकाश क्षेत्र के बीच शांति वार्ता के बाद यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक ने तुरंत अपने अधीनस्थों के साथ विस्थापित होने पर चर्चा की। कहा जाता है कि वे राज्य जिन ग्रेट जिन लौट आए थे। इससे जायन को अंततः राहत की सांस आई।
प्राचीन लालटेन के बारे में जायन ने जो खजाना हथियाया था, उस पर मौलान जनजाति के विरासत में मिले इस खजाने को ओरिजिन ब्राइट लालटेन कहा जाता था। शांति वार्ता के दौरान मौलान के दिव्य संतों ने स्पष्ट किया कि यह लालटेन मौलान जनजाति की एक विरासत थी और यह बाहरी लोगों के हाथों में नहीं जा सकती थी। वे तुरंत इसे जायन से वापस लेना चाहते थे। जायन ने इनकार करने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत दूसरे पक्ष से बड़ी मात्रा में ऑरिक एसेंस के बदले इसका आदान प्रदान करने को कहा। दुर्भाग्य से मौलान के पास ज्यादा ऑरिक एसेंस नहीं थी। वे इतना इकट्ठा नहीं कर पाए थे और उनके पास केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। अनिच्छा से जायन केवल दूसरे पक्ष से इसे अन्य दुर्लभ सामग्रियों के साथ बदलने को कहा और प्राचीन लालटेन को लौटा दिया। उसका इस लालटेन को अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि यह प्राचीन लालटेन रहस्यमय और चमत्कारी था। यह एक गर्म आलू की तरह था। अगर वह इसे एक दिन के लिए अपने कब्जे में रखता तो वह कई मौलान जादूगर योद्धाओं द्वारा चाहा जाता एक और दिन। अगर यह जारी रहा तो जल्दी या बाद में कुछ न कुछ होता। ये जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना बेहतर था। नानागोन का चौंकाने भरा बदलाव, नंगोन शॉकिंग चेंज। जायन ने अपनी कमर पर लगे भंडारण थैले की ओर देखा। प्राचीन लालटेन को वापस करने के बाद हालांकि उसने कुछ नहीं बताया। जब मौलान जादूगर योद्धाओं ने सामग्रियां पहुंचाईं तो उन्होंने बैंगनी बादल वाली पोशाक, पर्पल क्लाउडलेस और प्राचीन फूलदान, एंशिएंट फ्लावर बास्केट लौटा दिए। ऐसा लग रहा था कि ये मौलान लोग काफी स्पष्ट थे कि अगर उन्हें लंबे समय तक दक्षिणी आकाश में रहना था तो वे स्वाभाविक रूप से और अधिक उच्च श्रेणी के कल्टिवेटर्स को नाराज नहीं कर सकते थे। प्राचीन खजाने को वापस करने का इरादा शायद उसे किसी भी शिकायत से बचने के लिए था। आखिरकार यहां तक कि मौलान के दिव्य संत भी एक ऐसे कल्टिवेटर से थोड़ा सतर्क थे जो उतनी छोटी उम्र में इतनी दिव्य क्षमताओं का मालिक था। जैसे ही उसने प्राचीन खजाने ले लिए, जायन ने बैंगनी बादल वाली पोशाक तारांकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून तारांकन को दे दी। हालांकि यह स्त्री इस खजाने का उपयोग तभी कर सकती थी जब वह एक राक्षस लोमड़ी के रूप में प्रकट होती थी। उसने हाल ही में कई योगदान दिए थे। जायन एक कंजूस व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसका आभार व्यक्त करना था। ये बैंगनी बादल वाली पोशाक इस स्त्री के लिए बहुत उपयोगी थी, इसलिए यह इनाम के रूप में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। शायद इसलिए कि मौलान के साथ उनके गठबंधन की खबर फैल गई थी, लेकिन उड़ान जनजातियों ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की। हालांकि उन्होंने मैदानों के किनारे पर कल्टिवेटर्स की एक बड़ी संख्या भेजी थी, उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। उन्होंने केवल चुपचाप दक्षिणी आकाश और मौलान की कार्रवाइयों को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे निकट भविष्य में कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे। हालांकि उड़ान जनजातियों ने जितना अधिक इस तरह से कार्य किया, मास्टर सनरीच, लॉन्ग हान और अन्य लोगों के दिल उतने भारी होते गए। दूसरे पक्ष की गंभीरता से पता चला कि वे वास्तव में दक्षिणी आकाश क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा रखते थे। इस टकराव को लंबे समय तक चल सकता है, ये देखते हुए दक्षिणी आकाश क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों के शिष्य यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने तुरंत 9 राष्ट्र संघ 9 नेशंस यूनियन में उसी रोटेशन विधि को लागू किया। सभी संप्रदायों ने कुछ बेहतरीन शिष्यों को मौलान मैदानों के करीब तैनात होने के लिए भेजा। अगर उड़ान जनजातियों ने हमला बोल दिया तो ये लोग स्वाभाविक रूप से सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे। जहां तक अन्य कल्टिवेटर्स का सवाल है, वे अपने अपने संप्रदायों में लौट सकते थे। ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के एक एल्डर के रूप में जायन को स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई लू के साथ कई मामलों में ध्यान देना था। ये तभी हुआ जब अधिकांश शिष्य चले गए थे कि वह बचकर ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटने में सक्षम हो गया। लूलुओं के साथ अभी भी कुछ मामले निपटने बाकी थे और उसे कुछ दिनों की देरी होनी थी। स्वाभाविक रूप से जायन ने सबसे पहले अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में जायन ने एक पल भी देरी नहीं की और सीधे विंड राइडिंग चैरियट का उपयोग करके यात्रा की, जिससे उसकी यात्रा आधी हो गई। हालांकि जैसे ही वह राज्य शीट स्टेट ऑफ शीट में प्रवेश किया, जायन ने अत्यधिक ध्यान आकर्षित से बचने के लिए रथ को अलग रख दिया। वर्तमान में जायन ने पलक झपकते ही 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली थी। जब जायन ने दूर से ड्रीम क्लाउड माउंटेन की छाया देखी तो वह तारांकन काव्यानयन नंगोंग वैन तारांकन के सुंदर चेहरे के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। ... क्या हो रहा है? ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के एक गुप्त कमरे में, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, जायन ने चांदी के बालों वाले वृद्ध को देखा और शब्द दर शब्द बोला। उसका चेहरा क्रोध से भर गया था। जैसे ही वह ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में लौटा, अपनी गुफा निवास में लौटने से पहले उसे चांदी के बालों वाले वृद्ध ने रोका और ठंडी हवा से भरे एक गुप्त कमरे में ले गया। जायन तारांकन काव्यानयन तारांकन को देखकर चौंक गया। हालांकि इस समय काव्यानयन एक 7-8 वर्षीय लड़की में बदल गई थी। उसे एक बर्फ की दीवार में सील कर दिया गया था जो ठंडी हवा की लहरें निकाल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश थी। जायन क्रोधित क्यों न होता?
चांदी के बालों वाले वृद्ध ने कड़वा मुस्कान लेकर धीरे धीरे समझाया, अगर जूनियर ब्रदर आधे महीने पहले लौट आते तो बहुत अच्छा होता। बहन काव्या की दुर्घटना आधे महीने पहले ही हो गई थी। अगर आप यहाँ होते तो शायद आप इसे होने से रोक पाते। हालांकि बहन भाई की जान के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बस उसके शरीर पर राक्षस डाव की आत्मा मोहर डेविल डाव सोल सील कर्स का प्रहार हुआ है। हम केवल इस विधि का उपयोग अभिशाप के प्रकोप को स्थगित करने के लिए कर सकते हैं। आत्मा मोहर अभिशाप सोल सील कर्स। काव्या इस यिन अभिशाप के शिकार कैसे हो गई? क्या ये गुप्त तकनीक दक्षिणी आकाश क्षेत्र में लंबे समय से खोई नहीं हुई है? क्या ये? जब जायन ने वृद्ध की बातें सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत उसे कुछ याद आया और हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। जायन को ऐसा लगा कि उसने कुछ अनुमान लगा लिया है। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने आगे नहीं पूछा। इसके बजाय उसने जायन को काव्यानयन के अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। आधे महीने पहले एक सुबह काव्यानयन अपनी गुफा निवास के पास एक छोटे पहाड़ पर सूर्य पुनर्जन्म तकनीक सुनु रिइंकार्नेशन टेक्निक का अभ्यास करने गई थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह वहां पहुंची, एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक प्रकट होगा। जब उस व्यक्ति ने काव्यानयन को पास आते देखा तो उसने तुरंत एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस दाव हमला छोड़ा और काव्यानयन के कई रक्षात्मक खजानों को नष्ट कर दिया। जब काव्यानयन ने ये देखा तो उसने मदद के लिए एक लंबी चीख निकाली और अपनी गुफा निवास की दिशा में भागने का पूरा प्रयास किया। अंत में जब चांदी के बालों वाले वृद्ध और ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने खबर सुनी और दौड़े तो काव्यानयन पहले ही समय पर बच नहीं सकी थी। दूसरे पक्ष ने उसके माथे पर धीरे से इशारा किया और वह पलट गई और गिर गई। अपनी चेतावनी में चांदी के बालों वाले वृद्ध ने तुरंत अपने शिष्यों को काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर हमला करने का आदेश दिया। जब उस व्यक्ति ने कई ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को प्रकट होते देखा तो उसका उनसे सीधे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक ठंडी हंसी के साथ उसने जेड स्लिप को जमीन पर फेंक दिया और बिजली की तरह उड़ गया। कोई भी उसे पकड़ने में सक्षम नहीं था। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने उसकी परवाह नहीं की और जल्दी से काव्यानयन को उपचार के लिए संप्रदाय में ले गए। तभी उन्हें पता चला कि काव्यानयन प्रसिद्ध आत्मा मोहर अभिशाप सोल सील कर्स का शिकार हो गई है, जो राक्षस दाव द्वारा कई वर्षों से खो गई एक निषिद्ध गुप्त तकनीक थी। एक बार जब ये प्रतिबंध जबरदस्ती रूप से रोपा जाता है तो व्यक्ति की आत्मा धीरे धीरे सील होने लगती है। फिर व्यक्ति की कल्टीवेशन के आधार पर उनकी आत्मा मोहर के प्रभाव में धीरे धीरे विघटित होने लगती है। व्यक्ति एक चलती फिरती लाश में बदल जाता है। यह मूल रूप से राक्षस दाव द्वारा अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष विधि थी। यह अत्यंत दुष्ट थी। जब वृद्ध ने इस प्रतिबंध को पहचाना तो वह स्वाभाविक रूप से हैरान रह गया। हालांकि वह क्या करना है इसके लिए वह हैरान था और इसे तोड़ने में असमर्थ था। हालांकि इस समय काव्यानयन खुद जाग गई, ये जानने के बाद कि वह आत्मा मोहर अभिशाप के अंतर्गत है। हालांकि काव्यानयन का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। उसने तुरंत एक अस्थायी समाधान सोचा। उसने सूर्य पुनर्जन्म तकनीक की एक निश्चित क्षमता का उपयोग करके खुद को ठंडी क्यूई के साथ अस्थायी रूप से सील करने का निर्णय लिया। इसने न केवल काव्यानयन के शरीर को पूरी तरह से सील कर दिया, बल्कि जायन को उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार काव्यानयन जो जायन के सामने प्रकट हुई ऐसी दिख रही थी। वृद्ध ने बोलना समाप्त किया और उसने 2 जेड स्लिप्स निकालकर जायन को सौंप दी। वरिष्ठ भाई चेंग ने आह भरते हुए कहा, एक उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने छोड़ी थी जिसने मेरी भाभी पर हमला किया था। दूसरी मेरी भाभी ने खुद पर सीलिंग तकनीक का उपयोग करने से पहले छोड़ी थी। जूनियर ब्रदर को पहले देखना चाहिए। जायन ने काले चेहरे के साथ दोनों जेड स्लिप प्राप्त की। उन्हें देखने के बाद उसने पहले उस जेड स्लिप को देखा जो काव्यानयन ने उसके लिए छोड़ी थी। एक पल बाद जेड स्लिप में डूबे जायन के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वह चिंतित और संतुष्ट दोनों दिख रहा था। इससे चांदी के बालों वाला वृद्ध जो जायन को देख रहा था स्तब्ध रह गया। जब काव्यानयन ने ये जेड स्लिप जायन को देने का उल्लेख किया तो वृद्ध ने पहले इसे नहीं देखा था। आखिरकार जेड स्लिप को सेट करना और दूसरों को ये पता लगाना बहुत आसान था कि इसे किसी और ने पढ़ा है। वृद्ध इतनी छोटी बात पर ऐसा अनजाना काम नहीं करता। जायन की रहस्यमयी क्षमताओं के उभरने और उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ उसका दिल में जायन का दर्जा स्वाभाविक रूप से अलग था। काव्यानयन की जेड स्लिप को पढ़ने के बाद जायन ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाकर दूसरी खून लाल जेड स्लिप को देखा। हालांकि थोड़ी देर बाद जायन की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास हो गई। अंत में वह अत्यधिक क्रोध में अपने हाथों को रगड़ा और जायन के हाथ से बैंगनी लपटों का एक गोला अचानक फूट पड़ा। यह जेड स्लिप तुरंत आग में हरे धुएं की एक लकीर बन गई और गायब हो गई। जब चांदी के बालों वाले वृद्ध ने यह देखा तो वह झटके से भर गया। हालांकि इन जेड स्लिप को बड़ी देखभाल से शुद्ध नहीं किया गया था, लेकिन उसके लिए उन्हें आकस्मिक रूप से कुछ भी नहीं बनाना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि इस जूनियर ब्रदर हान के बारे में अफवाहें संभवतः सच थीं। उसकी क्षमताएं वास्तव में एक मध्य नेसेंट सोल कल्टिवेटर से भी अधिक थीं।
चांदी के बालों वाले वृद्ध ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के लिए वास्तव में एक प्रभावशाली व्यक्ति को भर्ती किया था। जैसे ही वृद्ध चुपचाप हैरान था, जायन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, वरिष्ठ भाई चेंग, आप पहले ही उस व्यक्ति से मिल चुके हैं जिसने उस पर हमला किया था। आप मुझे उसके स्वरूप और कल्टीवेशन के बारे में क्यों नहीं बताते? देखते हैं कि वह वही व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं या नहीं। मैंने उसे देखा है, वह काफी सुंदर है, वह अच्छे चेहरे वाला एक युवक है। जहां तक उसकी कल्टीवेशन आधार का सवाल है, ऐसा लगता है कि उसने किसी तरह की जादुई तकनीक का उपयोग किया है इसे छिपाने के लिए। मेरी क्षमताएं बहुत कम हैं, इसलिए मैं उसे देख नहीं सकता। हालांकि वह कम से कम मध्य नेसेंट सोल चरण पर है, अन्यथा वह इतनी आसानी से सहृदय काव्या को हरा नहीं पाता, वृद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। युवक जायन की आंखें चमकी, कुछ हद तक हैरान था। वृद्ध ने पूछा, यही सही है? हालांकि उसकी कल्टीवेशन आधार के साथ उसने किसी तरह की आत्मा गोली या कल्टीवेशन तकनीक का उपभोग किया होगा जिसका जूनियर ब्रदर की तरह युवा रूप बनाए रखने का चमत्कारी प्रभाव है। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह जूनियर ब्रदर से बड़ा होगा। आखिरकार दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतनी कम उम्र में नेसेंट सोल को संघनित कर सकते हैं। हालांकि जूनियर ब्रदर, मैंने उस जेड स्लिप को भी देखा है जो उसने पीछे छोड़ी है। वह वास्तव में जूनियर ब्रदर से गोल्डन लाइटनिंग बांस, गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू लेकर मिस्टीरियस हेवन पीक पर उससे मिलने को कहता है। क्या ये व्यक्ति वास्तव में राज्य जिन, स्टेट ऑफ जिन का एक राक्षस कल्टीवेटर है? क्या जूनियर ब्रदर के पास वास्तव में गोल्डन लाइटनिंग बांस से शुद्ध कोई खजाना है? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वह वही व्यक्ति है या नहीं, लेकिन अगर वह नहीं है, तो इसका उससे जरूर कोई संबंध होना चाहिए। ये व्यक्ति राज्य जिन के यिन शिफ्टिंग संप्रदाय, यिन शिफ्टिंग सेक्ट का एक राक्षस कल्टीवेटर होना चाहिए। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वे सीमा पर युद्ध के दौरान मैंने जिन संप्रदाय के सदस्यों को मारा था, उसका बदला लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वे मेरे गोल्डन लाइटनिंग बांस में दिलचस्पी लेंगे। ऐसा लगता है कि भले ही मैंने उनके सहयोगियों को नहीं मारा होता, वे फिर भी मेरे पास आते। इस बार मैंने काव्या को इसमें फंसा दिया। जहां तक गोल्डन लाइटनिंग बांस के जादुई खजाने का सवाल है, जूनियर ब्रदर के पास वास्तव में एक है। जायन ने शांत भाव से यह कहा, उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसकी आंखों में ठंडक और भी तेज हो गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोल्डन लाइटनिंग बांस जैसे खजाने के साथ जो राक्षसी तकनीकों को रोकने में विशेषज्ञ है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे ललचा गए। इसके अलावा वे हमारे दक्षिणी आकाश क्षेत्र के कल्टीवेटर्स नहीं हैं, इसलिए वे और भी अधिक अनियंत्रित हैं। क्या ऐसा है? मैं अन्य अच्छे संबंधों वाले कल्टीवेटर्स को आमंत्रित करूं और इस व्यक्ति की खोज के लिए हम सभी मिलकर काम करें। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर राज्य जिन के ये राक्षस कल्टीवेटर्स वास्तव में कानून के ऊपर अपनी मर्जी से आचरण कर सकते हैं। चांदी के बालों वाला वृद्ध इस तथ्य से भी बहुत नाराज था कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के पर्वत आधार पर किसी पर हमला किया था। यह एक ईमानदार सुझाव था। छिपे हुए कमरे में तलवारें शुद्ध करना। जायन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सही व्यक्ति का अनुमान लगा रहा हूं, तो इस व्यक्ति की कल्टीवेशन अथाह है। वह एक मौलान दिव्य संत के तुलनीय व्यक्ति है। साधारण कल्टीवेटर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बजाय वे उसकी भयंकरता को जगा सकते हैं। इसके अलावा उसके पास आत्मा मुहर अभिशाप, सोल सील कर्स को हटाने का एक तरीका है। मैं उसे चेतावनी नहीं देना चाहता। एक मौलान दिव्य संत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सक्षम। क्या वह एक देर नेसेंट सोल कल्टीवेटर है? अगर ऐसा है, तो जूनियर ब्रदर अकेले नहीं जा सकते। ये बहुत खतरनाक है। आइए लॉन्ग हान और उनकी पत्नी को हमारी मदद के लिए आमंत्रित करें, चांदी के बालों वाले वृद्ध ने चौंक कर कहा। हालांकि सहृदय लॉन्ग हान और फैंग बिंग इस व्यक्ति से निपट सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस आने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ये बहुत देर हो चुकी होगी। उस व्यक्ति ने मुझे जेड स्लिप में केवल 2 महीने का समय दिया है। स्पष्ट रूप से उसने मेरी वापसी की तारीख का अनुमान लगाया था। बस उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी लौटूंगा। मुझे इस मामले पर विचार करने दें, इससे पहले कि मैं ये तय करूं कि इससे कैसे निपटना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे आत्मा मुहर अभिशाप को भंग करने का एक तरीका सोचना होगा, जायन ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा। जब चांदी के बालों वाले वृद्ध ने ये देखा, तो वह केवल सिर हिलाकर सहमत हो गया। ठीक है, अगर जूनियर ब्रदर को आदमी की जरूरत है, तो बेझिझक मांगें। संप्रदाय के सभी शिष्यों को इच्छानुसार भेजा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। काव्या की जेड स्लिप के अनुसार इस प्रकार की दिव्य क्षमता सैद्धांतिक रूप से आत्मा मुहर अभिशाप के सक्रिय होने में लगभग 100 वर्षों की देरी कर सकती है। हालांकि किसी ने भी इसके वास्तविक प्रभाव को आजमाया नहीं है। मैं वास्तव में चिंतित हूं। जायन ने बर्फ की दीवार में जीवंत दिखने वाली छोटी लड़की को देखा और चिंतित अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया।
एक पल के विचार के बाद वृद्ध ने उसे सांत्वना दी, जूनियर ब्रदर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन काव्या के स्वरूप से वह ऐसी नहीं लग रही जिसकी मृत्यु हो गई हो। वह निश्चित रूप से इस संकट से गुजरेगी। क्या ऐसा है? आज से मैं प्राचीन रिकॉर्ड खोजूंगा और देखूंगा कि क्या मैं इस अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका पा सकता हूं। शायद हमें काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। अगर वरिष्ठ भाई को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ी देर अकेले रहना चाहूंगा। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई को अपराध नहीं लगेगा। जायन ने अचानक एक मजबूत मुस्कान बनाई और कहा। चांदी के बालों वाला वृद्ध एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर समझदारी से कहा, जरूर वरिष्ठ भाई, पहले पुस्तकालय जाएंगे। जूनियर ब्रदर कुछ देर उसके साथ रहें। फिर जायन की निगाहों के तले वृद्ध ने गुप्त कमरे को छोड़ दिया और पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में केवल जायन और बर्फ की दीवार में लड़की बची थी। तभी जायन ने मुड़कर बर्फ की दीवार को देखा। उसके चेहरे पर एक अकेलापन दिखाई दिया और उसने एक लंबी आह भरी। पूरे दिन और रात जायन इस गुप्त कमरे में रहा और बाहर नहीं निकला। जब चांदी के बालों वाला वृद्ध पुस्तकालय से लौटा तो उसने देखा कि जायन अभी भी अंदर था और वह चिंता नहीं कर सका। आधे दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद वह वास्तव में चिंतित था और अंदर जाने ही वाला था कि जायन आखिरकार एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बाहर आया। जूनियर ब्रदर हान, क्या आप ठीक हैं? वृद्ध ने हैरान अभिव्यक्ति के साथ पूछा। दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करते वृद्ध को देखकर जायन के दिल में गर्मी महसूस हुई। इस प्रकार काव्या नयन जो जायन के सामने प्रकट हुई, ऐसी दिख रही थी। वृद्ध ने बोलना समाप्त किया और उसने 2 जेड स्लिप्स निकालकर जायन को सौंप दी। वरिष्ठ भाई चेंग ने आह भरते हुए कहा, एक उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने छोड़ी थी जिसने मेरी भाभी पर हमला किया था। दूसरी मेरी भाभी ने खुद पर सीलिंग तकनीक का उपयोग करने से पहले छोड़ी थी। जूनियर ब्रदर को पहले देखना चाहिए। जायन ने काले चेहरे के साथ दोनों जेड स्लिप प्राप्त की। उन्हें देखने के बाद उसने पहले उस जेड स्लिप को देखा जो काव्या नयन ने उसके लिए छोड़ी थी। एक पल बाद जेड स्लिप में डूबे जायन के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वह चिंतित और संतुष्ट दोनों दिख रहा था। इससे चांदी के बालों वाला वृद्ध जो जायन को देख रहा था स्तब्ध रह गया। जब काव्या नयन ने ये जेड स्लिप जायन को देने का उल्लेख किया तो वृद्ध ने पहले इसे नहीं देखा था। आखिरकार जेड स्लिप को सेट करना और दूसरों को ये पता लगाना बहुत आसान था कि इसे किसी और ने पढ़ा है। वृद्ध इतनी छोटी बात पर ऐसा अनजाना काम नहीं करता। जायन की रहस्यमयी क्षमताओं के उभरने और उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ उसका दिल में जायन का दर्जा स्वाभाविक रूप से अलग था। काव्या नयन की जेड स्लिप को पढ़ने के बाद जायन ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाकर दूसरी खून लाल जेड स्लिप को देखा। हालांकि थोड़ी देर बाद जायन की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास हो गई। अंत में वह अत्यधिक क्रोध में अपने हाथों को रगड़ा और जायन के हाथ से बैंगनी लपटों का एक गोला अचानक फूट पड़ा। यह जेड स्लिप तुरंत आग में हरे धुएं की एक लकीर बन गई और गायब हो गई। जब चांदी के बालों वाले वृद्ध ने यह देखा तो वह झटके से भर गया। हालांकि इन जेड स्लिप को बड़ी देखभाल से शुद्ध नहीं किया गया था, लेकिन उसके लिए उन्हें आकस्मिक रूप से कुछ भी नहीं बनाना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि इस जूनियर ब्रदर हान के बारे में अफवाहें संभवतः सच थीं। उसकी क्षमताएं वास्तव में एक मध्य नेसेंट सोल कल्टिवेटर से भी अधिक थीं। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के लिए वास्तव में एक प्रभावशाली व्यक्ति को भर्ती किया था। जैसे ही वृद्ध चुपचाप हैरान था, जायन ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, वरिष्ठ भाई चेंग, आप पहले ही उस व्यक्ति से मिल चुके हैं जिसने उस पर हमला किया था। आप मुझे उसके स्वरूप और कल्टीवेशन के बारे में क्यों नहीं बताते? देखते हैं कि वह वही व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं या नहीं। मैंने उसे देखा है। वह काफी सुंदर है। वह अच्छे चेहरे वाला एक युवक है। जहां तक उसकी कल्टीवेशन आधार का सवाल है, ऐसा लगता है कि उसने किसी तरह की जादुई तकनीक का उपयोग किया है इसे छिपाने के लिए। मेरी क्षमताएं बहुत कम हैं, इसलिए मैं उसे देख नहीं सकता। हालांकि वह कम से कम मध्य नेसेंट सोल चरण पर है। अन्यथा वह इतनी आसानी से सहृदय काव्या को हरा नहीं पाता, वृद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। युवक, जायन की आंखें चमकी, कुछ हद तक हैरान था। वृद्ध ने पूछा, यही सही है? हालांकि उसकी कल्टीवेशन आधार के साथ उसने किसी तरह की आत्मा गोली या कल्टीवेशन तकनीक का उपभोग किया होगा जिसका जूनियर ब्रदर की तरह युवा रूप बनाए रखने का चमत्कारी प्रभाव है। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह जूनियर ब्रदर से बड़ा होगा। आखिरकार दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतनी कम उम्र में नेसेंट सोल को संघनित कर सकते हैं। हालांकि जूनियर ब्रदर, मैंने उस जेड स्लिप को भी देखा है जो उसने पीछे छोड़ी है। वह वास्तव में जूनियर ब्रदर से गोल्डन लाइटनिंग बांस, गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू लेकर मिस्टीरियस हेवन पीक पर उससे मिलने को कहता है। क्या ये व्यक्ति वास्तव में राज्य जिन, स्टेट ऑफ जिन का एक राक्षस कल्टीवेटर है? क्या जूनियर ब्रदर के पास वास्तव में गोल्डन लाइटनिंग बांस से शुद्ध कोई खजाना है?
मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वह वही व्यक्ति है या नहीं, लेकिन अगर वह नहीं है तो इसका उससे जरूर कोई संबंध होना चाहिए। ये व्यक्ति राज्य जिन के यिन शिफ्टिंग संप्रदाय यिन शिफ्टिंग सेक्ट का एक राक्षस कल्टिवेटर होना चाहिए। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वे सीमा पर युद्ध के दौरान मैंने जिन संप्रदाय के सदस्यों को मारा था उसका बदला लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वे मेरे गोल्डन लाइटनिंग बांस में दिलचस्पी लेंगे। ऐसा लगता है कि भले ही मैंने उनके सहयोगियों को नहीं मारा होता, वे फिर भी मेरे पास आते। इस बार मैंने काव्या को इसमें फंसा दिया। जहां तक गोल्डन लाइटनिंग बांस के जादुई खजाने का सवाल है, जूनियर ब्रदर के पास वास्तव में एक है। जायन ने शांत भाव से यह कहा। उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और उसकी आंखों में ठंडक और भी तेज हो गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोल्डन लाइटनिंग बांस जैसे खजाने के साथ जो राक्षसी तकनीकों को रोकने में विशेषज्ञ है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे ललचा गए। इसके अलावा वे हमारे दक्षिणी आकाश क्षेत्र के कल्टिवेटर्स नहीं हैं, इसलिए वे और भी अधिक अनियंत्रित हैं। क्या ऐसा है? मैं अन्य अच्छे संबंधों वाले कल्टिवेटर्स को आमंत्रित करूं और इस व्यक्ति की खोज के लिए हम सभी मिलकर काम करें। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर राज्य जिन के ये राक्षस कल्टिवेटर्स वास्तव में कानून के ऊपर अपनी मर्जी से आचरण कर सकते हैं। चांदी के बालों वाला वृद्ध इस तथ्य से भी बहुत नाराज था कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय के पर्वत आधार पर किसी पर हमला किया था। यह एक ईमानदार सुझाव था। छिपे हुए कमरे में तलवारें शुद्ध करना। जायन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सही व्यक्ति का अनुमान लगा रहा हूं तो इस व्यक्ति की कल्टिवेशन अथाह है। वह एक मौलान दिव्य संत के तुलनीय व्यक्ति है। साधारण कल्टिवेटर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बजाय वे उसकी भयंकरता को जगा सकते हैं। इसके अलावा उसके पास आत्मा मुहर अभिशाप सोल सील कर्स को हटाने का एक तरीका है। मैं उसे चेतावनी नहीं देना चाहता। एक मौलान दिव्य संत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सक्षम। क्या वह एक देर नेसेंट सोल कल्टिवेटर है? अगर ऐसा है तो जूनियर ब्रदर अकेले नहीं जा सकते। ये बहुत खतरनाक है। आइए लॉन्ग हान और उनकी पत्नी को हमारी मदद के लिए आमंत्रित करें, चांदी के बालों वाले वृद्ध ने चौंक कर कहा। हालांकि सहृदय लॉन्ग हान और फैंग बिंग इस व्यक्ति से निपट सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस आने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ये बहुत देर हो चुकी होगी। उस व्यक्ति ने मुझे जेड स्लिप में केवल 2 महीने का समय दिया है। स्पष्ट रूप से उसने मेरी वापसी की तारीख का अनुमान लगाया था। बस उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी लौटूंगा। मुझे इस मामले पर विचार करने दें, इससे पहले कि मैं ये तय करूं कि इससे कैसे निपटना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे आत्मा मुहर अभिशाप को भंग करने का एक तरीका सोचना होगा, जायन ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा। जब चांदी के बालों वाले वृद्ध ने ये देखा तो वह केवल सिर हिलाकर सहमत हो गया। ठीक है, अगर जूनियर ब्रदर को आदमी की जरूरत है तो बेझिझक मांगें। संप्रदाय के सभी शिष्यों को इच्छानुसार भेजा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। काव्या की जेड स्लिप के अनुसार इस प्रकार की दिव्य क्षमता सैद्धांतिक रूप से आत्मा मुहर अभिशाप के सक्रिय होने में लगभग 100 वर्षों की देरी कर सकती है। हालांकि किसी ने भी इसके वास्तविक प्रभाव को आजमाया नहीं है। मैं वास्तव में चिंतित हूं। जायन ने बर्फ की दीवार में जीवंत दिखने वाली छोटी लड़की को देखा और चिंतित अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। एक पल के विचार के बाद वृद्ध ने उसे सांत्वना दी। जूनियर ब्रदर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन काव्या के स्वरूप से वह ऐसी नहीं लग रही जिसकी मृत्यु हो गई हो। वह निश्चित रूप से इस संकट से गुजरेगी। क्या ऐसा है? आज से मैं प्राचीन रिकॉर्ड खोजूंगा और देखूंगा कि क्या मैं इस अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका पा सकता हूं। शायद हमें काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। अगर वरिष्ठ भाई को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ी देर अकेले रहना चाहूंगा। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई को अपराध नहीं लगेगा। जायन ने अचानक एक मजबूत मुस्कान बनाई और कहा। चांदी के बालों वाला वृद्ध एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर समझदारी से कहा, जरूर। वरिष्ठ भाई पहले पुस्तकालय जाएंगे। जूनियर ब्रदर कुछ देर उसके साथ रहें। फिर जायन की निगाहों के तले वृद्ध ने गुप्त कमरे को छोड़ दिया और पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में केवल जायन और बर्फ की दीवार में लड़की बची थी। तभी जायन ने मुड़कर बर्फ की दीवार को देखा। उसके चेहरे पर एक अकेलापन दिखाई दिया और उसने एक लंबी आह भरी। पूरे दिन और रात जायन इस गुप्त कमरे में रहा और बाहर नहीं निकला। जब चांदी के बालों वाला वृद्ध पुस्तकालय से लौटा तो उसने देखा कि जायन अभी भी अंदर था और वह चिंता नहीं कर सका। आधे दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद वह वास्तव में चिंतित था और अंदर जाने ही वाला था कि जायन आखिरकार एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बाहर आया। जूनियर ब्रदर हान, क्या आप ठीक हैं? वृद्ध ने हैरान अभिव्यक्ति के साथ पूछा। दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करते वृद्ध को देखकर जायन के दिल में गर्मी महसूस हुई। दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करते वृद्ध को देखकर जायन के दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने क्षमा मांगते हुए कहा,
कुछ नहीं, मैं बस दुश्मन से निपटने का एक तरीका सोच रहा था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। उस व्यक्ति द्वारा उल्लिखित समय सीमा तक अभी 1.5 महीने का समय बाकी है। मैं ध्यान में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर कोई महत्वपूर्ण काम न हो, तो वरिष्ठ भाई को मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। जब चांदी के बालों वाले वृद्ध ने ये सुना, तो उन्होंने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ पूछा, ध्यान में रहकर अभ्यास करना। इतने कम समय में क्या कोई फायदा होगा? मुझे इस बार कुछ तारांकन स्वर्ण रस ऑरिक एसेंस तारांकन प्राप्त हुआ है और मैं अपने मूल जादुई खजाने को पुनः शुद्ध करने की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह जब मैं भविष्य में दुश्मनों से लड़ूंगा तो मैं अपनी शक्ति बढ़ा सकूंगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जायन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। मैं समझ गया। जूनियर ब्रदर, कृपया ध्यान में प्रवेश करें। मैं संप्रदाय के शिष्यों को निर्देश दूंगा कि वे आपको परेशान न करें। वृद्ध ने अचानक समझ लिया और तुरंत सहमति व्यक्त की। इसके अलावा चूंकि यह बर्फ की दीवार बन चुकी है, मैं इसे लापरवाही से नहीं हटाऊंगा, अन्यथा इससे कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं गुप्त कमरे के चारों ओर कुछ सरल गठन अरे फॉर्मेशंस स्थापित कर दूंगा ताकि काव्या को कोई खतरा न हो। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई उसका ध्यान रखेंगे, जायन ने गंभीरता से कहा। चिंता न करें जूनियर ब्रदर, मैं महान एल्डर ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में सहृदयी काव्या के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए पहले से ही जिम्मेदार हूँ। मैंने पहले ही इस स्थान को एक निश्चित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है और साधारण शिष्यों को यहाँ आने की अनुमति नहीं दूंगा। भाभी की सुरक्षा में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, चांदी के बालों वाले वृद्ध ने बिना सोचे समझे कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने इस समस्या पर विचार कर लिया था। अगर ऐसा है तो मैं निश्चिंत रहूंगा। समय कम है, मैं ध्यान में जाने से पहले पहले गठन स्थापित कर लूंगा, जायन ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा। ... आधे दिन बाद जायन वृद्ध के स्थान से रवाना हो गया और अपनी गुफा निवास केव बोट लौट आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तारांकन म्यूपेलिंग तारांकन को कैसे पता चला कि वह लौट आया है और वह वास्तव में गुफा के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जायन के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखी, लेकिन फिर भी उसने उसे गुफा के अंदर बुलाया। जैसे ही मीरापिलिंग हॉल में प्रवेश करी, उसने चिंतित होकर पूछा, क्या बड़ी बहन काव्या ठीक हैं? मैंने सुना है कि उन पर किसी ने हमला किया था, लेकिन मुझे कोई ठोस खबर नहीं मिली थी। मैं अभी तक चिंतित थी। क्यों, क्या तुम काव्या के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई हो? जायन मुख्य सीट पर बैठ गया और शांत भाव से पूछा। मीरापिलिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हम वास्तव में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। बड़ी बहन काव्या का स्वभाव बहुत अच्छा है। जब युवा मालिक यंग मास्टर आसपास नहीं थे तो उन्होंने मेरी कल्टीवेशन पर कई बार मार्गदर्शन किया और मुझे बहुत लाभ हुआ। जायन थोड़ी देर चुप रहा और फिर एक कड़वा मुस्कान दिखाए। तुम्हें ये कहते हुए सुनकर मुझे खुशी होनी चाहिए। हालांकि काव्या वर्तमान में आत्मा मुहर अभिशाप सोल सील कर्स के प्रभाव में है और जमी हुई है। मैं वास्तव में खुश नहीं हो सकता। हालांकि मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं देखा है और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पष्ट रूप से थोड़ी बड़ी है। ये देखा जा सकता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन में ढील नहीं दी है। यह मुझे बहुत संतुष्टि देता है। अगला, मैं 1 महीने से अधिक समय तक ध्यान में रहूंगा ताकि मैं काव्या के जहरीले अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका सोच सकूं। मीरापिलिंग चौंक गई और मदद न करते हुए पूछा, आत्मा मुहर अभिशाप? ये वास्तव में एक राक्षस दाव का अभिशाप है। ये परेशानी का सबब है। युवा मालिक, आपके पास कोई उपाय होगा, है ना? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल उस व्यक्ति से शुरुआत कर सकता हूँ जिसने अभिशाप डाला था। जब तक वह मेरे हाथों में आ जाता है, मेरे पास स्वाभाविक रूप से उसे अभिशाप को भंग करने की विधि निकालने का एक तरीका होगा, जायन ने अचानक काले चेहरे के साथ कहा। जब मीरापिलिंग ने यह सुना तो वह केवल त्योरियां चढ़ा सकती थी। इस समय जायन की सस्ती शिष्या तारांकन लियू तारांकन भी मिलने आई। अपने मालिक जायन को नमस्कार करने के अलावा उसने काव्या नयन के बारे में भी पूछा। अपनी समझदारी के साथ उसने लंबे समय से अपनी भविष्य की मालिक की पत्नी काव्या नयन से दोस्ती करने का इरादा किया था। ये देखकर कि स्त्री भी आ गई है, जायन को कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने आत्मा मुहर अभिशाप के मामले को मोटे तौर पर बताया, जिससे लियू रुक गई और वह हैरान रह गई। हालांकि उसकी कल्टीवेशन और ज्ञान के साथ वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। जायन के पास दोनों महिलाओं से बात करने का मन नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने उन्हें विदा करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से दोनों महिलाएं इस समय जायन के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थीं। वे तुरंत आज्ञाकारी ढंग से गुफा से बाहर चली गईं। हालांकि जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, लियू की नजर भटकी और उसने मीरापिलिंग की ओर अचानक मुस्कुराते हुए देखा। सहृदय मीरा, हालांकि तुम मालिक की उपपत्नी हो, फिर भी तुम कुंवारी हो। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मालिक तुम्हें एक मेहमान की तरह व्यवहार करते हैं। तुम्हारे रूप के साथ क्या मालिक ललचा नहीं रहे हैं, या कुछ और है? मालकिन तुमसे भी ज्यादा सुंदर हैं।
तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम इससे क्या मतलब चाहती हो? मीरा पिलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसके सामने वाले व्यक्ति ने खिलखिलाकर हंसते हुए प्रकाश की लकीर में उड़ान भर दी। मीरा पिलिंग लंबे समय तक उसी जगह खड़ी रही और फिर उसने अपने पैर जोर से पटका और अपने जादुई औजार पर सवार होकर उड़ गई। जब जायन ने दोनों महिलाओं को जाते देखा तो उसे औषधि उद्यान, मेडिसिन गार्डन और कीड़ों के कमरे, इंसेक्ट रूम की जांच करने का समय मिला। सब कुछ सामान्य था। जायन ने तुरंत कुछ शुद्धिकरण सामग्री के साथ गुप्त कमरे में प्रवेश किया। वह अपनी नेसेंट सोल की लपटों का उपयोग करके तारांकन, स्वर्ण रस, ऑरिक एसेंस, तारांकन को 36 उड़ने वाली तलवारों में बदलना चाहता था। ये कहने की बात है कि मास्टर सिनरीच और अन्य मौलान कल्टिवेटर्स से प्राप्त स्वर्ण रस के अलावा लॉन्गहान ने वास्तव में स्वर्गीय दाव गठबंधन, हेवनली दाव अलायंस की मदद से स्वर्ण रस का एक और छोटा टुकड़ा ढूंढ लिया था। इस तरह 30 तलवारों को शुद्ध करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। शुद्ध किए गए जादुई खजाने में सामग्री जोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक छोटे महीने में ऐसा करना थोड़ी जल्दी थी। जायन केवल इसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकता था। अगर उसने आर्य तलवार गठन और एट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का आधा हिस्सा तैयार कर लिया तो वह एक देर नेसेंट सोल कल्टिवेटर से लड़ने में सक्षम हो सकता था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति जिसने काव्यानयन पर आत्मा मोहर अभिशाप लगाया था, संभवतः यिन शिफ्टिंग संप्रदाय का मालिक था। उसे दूसरे पक्ष से अभिशाप को भंग करने की विधि प्राप्त करनी थी। यह आर्य तलवार गठन का आधा हिस्सा उसका टुकड़ा ट्रम्प कार्ड था। ये सोचकर जायन ने पहुंचकर अपनी कमर से एक भंडारण थैला उतारा। उसने इसे हवा में पकड़ा और थैले के मुंह से रंग बिरंगी रोशनी चमकने के बाद विभिन्न आकारों के कई स्वर्ण रस उसके पैरों के नीचे जमीन पर प्रकट हो गए। फिर उसने अपनी भंडारण थैली से सहायक सामग्री निकाली और उन्हें अपने पैरों के पास रख दिया। जायन पैर बांधकर बैठ गया और तुरंत स्वर्ण रस के सबसे छोटे टुकड़े की ओर इशारा किया। ये सुनहरा पत्थर तुरंत तैरने लगा और धीरे धीरे जायन की ओर उड़ने लगा। ये सुनहरा पत्थर तुरंत तैरने लगा और धीरे धीरे जायन की ओर उड़ने लगा। जायन आंखें झपकाए बिना देखता रहा। जब पत्थर उससे 3 फीट की दूरी पर था और स्थिर होकर तैर रहा था तो उसने हाथ की मुद्रा बनाया और नेसेंट फायर की एक गेंद थूकी जो हरी रोशनी के साथ चमक रही थी। एक हल्की धमाके के साथ नीली नेसेंट लपट ने स्वर्ण रस और एसेंस के पत्थर को तुरंत ढांप लिया। जायन ने धीरे धीरे एक मंत्र का जाप किया और हरी नेसेंट लपट तुरंत और भी तेज हो गई। लपटें उठी और लगातार जलती रहीं और अंदर तैर रहे कच्चे पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगे। जायन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह बिना पलक झपकाए उस वस्तु को घूर रहा था। 1 घंटे बाद अधिकांश अशुद्धियां दूध या सफेद तरल में बदल गईं और जमीन पर टपकने लगीं। स्वर्ण रस का मूल पत्थर पहले ही एक अर्ध पारदर्शी अस्तित्व बन चुका था और इसका आकार पहले से काफी छोटा था। ये देखकर जायन ने अपनी आस्तीन लहराया और आकस्मिक रूप से जमीन पर रखे एक जेड बॉक्स को उठा लिया। बॉक्स का ढक्कन तुरंत अपने आप खुल गया, जिसमें चमकता हुआ चांदी पाउडर दिखाई दिया। पाउडर तुरंत एक चांदी के सांप में बदल गया और हवा में पारदर्शी तरल में शूट कर दिया गया। शानदार नीली रोशनी चमकी और अर्ध पारदर्शी तरल ने चांदी की रोशनी निकाली। फिर जायन ने लगातार कई जादुई मंत्र डाले जो बिना किसी निशान के उसमें गायब हो गए। तलवार गठन की प्रारंभिक पूर्णता, इनिशियल कंप्लीशन ऑफ द स्वॉर्ड फॉर्मेशन। तुरंत एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। पारदर्शी तरल धीरे धीरे विभाजित होकर बदलने लगा, जिससे अंगूठे के आकार के 6 चांदी के मणि बीड्स बने जो हवा में धीरे धीरे घूमने लगे। जायन ने एक गहरी सांस ली और जीभ के सिरे को काटा। खून के सार, ब्लड एसेंस का एक मुंह थूका। परिणामस्वरूप जैसे ही खून का सार मणियों की सतह को छुआ, उन सभी ने एक बूंद भी बचे बिना इसे अवशोषित कर लिया। जल्द ही मणियों का रंग बदल गया और वे सुनहरे रंग की हो गईं मानो वे शुद्ध सोने से बनी थीं। ये देखकर जायन का मन प्रफुल्लित हो गया। उसने फिर से अपना मुंह खोला और एक हरी रोशनी बाहर निकली। फिर ये घूमकर जायन के सामने रुक गई। यह एक लघु नीली तलवार, मिनिएचर अजूर स्वॉर्ड थी जो लगभग 1 इंच के आकार की थी और आध्यात्मिक रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। जायन ने स्वर्ण रस से बनी एक सुनहरी मणि की ओर इशारा किया। तुरंत सुनहरी मणि सुनहरी रोशनी की एक लकीर बन गई और छोटी तलवार की ओर चली गई। फिर ये पिघल गई और उड़ने वाली तलवार के चारों ओर लिपट गई, इसकी सतह पर समान रूप से फैल गई। छोटी तलवार तुरंत चमकने लगी और इससे धुंधली सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जायन ने अपनी बाहें उठाईं और जमीन पर कुछ और इशारों की ओर इशारा किया। कई सहायक सामग्रियां उड़कर उड़ने वाली तलवार पर चली गईं और उसमें घुल गईं। फिर जायन ने उड़ने वाली तलवार की ओर हाथ लहराया और तलवार तुरंत उसकी हथेली में उड़ गई। एक फुंकार के साथ हरी नेसेंट लपट की एक गेंद हवा से प्रकट हुई, जिसने उड़ने वाली तलवार को ढांप लिया। जायन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और नेसेंट लपट को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय डिवाइन सेंस का उपयोग किया, इसे शुद्ध करना शुरू किया।
केवल स्वर्ण रस को उड़ने वाली तलवार के साथ पूरी तरह से मिलाकर शुद्धिकरण को पूरा माना जा सकता था। दिन बीतते गए और जायन बिना एक पल के आराम किए गुप्त कमरे में नीले बांस के बादल झुंड तलवारों अजूर बैम्बू क्लाउड्स वॉर्म सॉर्ड्स को शुद्ध कर रहा था। अगर जायन के पास 1000 वर्षीय आत्मा दूध मिलियड ईयर स्पिरिट मिल्क न होता और वह समय पर अपनी जादुई शक्ति को बरामद कर सकता तो वह इतने लंबे समय तक बने रहने में सक्षम नहीं होता। गुफा निवास के बाहर ये देखते हुए कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ सहमत तारीख पास आ रही थी और जायन अभी तक गुफा से बाहर नहीं आया था, कुछ लोग जो इसके बारे में जानते थे चिंतित होने लगे। इनमें से चांदी के बालों वाला वृद्ध स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक चिंतित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में एक जेड स्लिप भेजने के लिए एक उड़ने वाली तलवार का उपयोग किया था। जेड स्लिप में जायन के साथ मुलाकात के स्थान को सटीक रूप से लिखा गया था। वहां का इलाका न केवल खतरनाक था बल्कि ड्रीम क्लाउड पहाड़ से बहुत दूर था। अगर जायन जल्द ही ध्यान से बाहर नहीं आता तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही चांदी के बालों वाला वृद्ध मीटिंग हॉल के साइड हॉल में बेचैनी से बैठा था, जायन का आकार चुपचाप हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हो गया। जूनियर ब्रदर, आप ध्यान से बाहर आ गए। क्या आपने जादुई खजाने को शुद्ध करना समाप्त कर लिया? वृद्ध ने कुछ महसूस किया और मुड़ गया। जब उसने दरवाजे पर जायन को देखा तो वह आश्चर्य से चीख पड़ा। आखिरकार मैंने उन्हें शुद्ध कर लिया है। वरिष्ठ भाई, मैंने सुना है कि उस व्यक्ति ने मुझे फिर से एक जेड स्लिप भेजी है। वहां मुझसे मिलने की जगह भी है। क्या ये सच है? जायन की अभिव्यक्ति 1 महीने पहले की तुलना में शांत थी क्योंकि उसने धीमे स्वर में पूछा। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने सिर हिलाया और एक हरी जेड स्लिप उछाल दी। यही सही है। वह आपसे स्वर्ग स्तंभ पर्वत हेवन पिलर माउंटेन की चोटी पर मिलना चाहता है। ये वह जेड स्लिप है जो उसने भेजी है। इसे देखें। जायन ने जेड स्लिप ली और तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय को इसमें डुबो दिया। जल्दी से इसे स्कैन किया। उसने मुझसे अकेले जाने और गोल्डन लाइटनिंग बांस गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू लाने को कहा है। ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में मेरी बहुत अच्छी तरह से जांच की है और मेरे और काव्या के बारे में कुछ बातें जानता है। अन्यथा वह इतना आत्मविश्वासी नहीं होता। जायन ने ठंडे स्वर में खबहारा और उसके चेहरे पर भयंकरता की एक झलक थी। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने नाराजगी से कहा, उसकी क्षमताओं के साथ जूनियर ब्रदर और बहन काव्या के मामले की जांच करना उसके लिए अत्यंत आसान होगा। आखिरकार निम्न श्रेणी के कल्टिवेटर्स इतने शक्तिशाली राक्षस कल्टिवेटर्स के सामने कोई भी रहस्य नहीं रख सकते। हालांकि जूनियर ब्रदर, मैं आपको अकेले जोखिम लेने की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तारांकन अग्निबाण चाइल्ड फायर ड्रैगन तारांकन और अन्य 5 कल्टिवेटर्स के साथ मिलने की व्यवस्था कर ली है जो आपके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। जब समय आएगा जूनियर ब्रदर पहले निकलेंगे। हम आपका पीछा करेंगे। जैसे ही वह व्यक्ति प्रकट होगा हम उस पर एक साथ हमला करेंगे। हमें उसे पकड़ना होगा और उसे यह जानना होगा कि हमारा राज्य शी स्टेट ऑफ शी ऐसी जगह नहीं है जहां वह अपनी मर्जी से आए और जाए। वरिष्ठ भाई की विधि बुरी नहीं है लेकिन यह व्यक्ति संभवतः सतर्क होगा। हालांकि वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों का पीछा करना बुरा नहीं है। अगर दूसरा पक्ष लापरवाह या अत्यधिक घमंडी है तो उसका पतन नियति में लिखा होगा। जायन ने एक पल के लिए सोचा और सहमति में सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से कुछ सहायकों को पाकर खुश था। तो ये तय हो गया। हालांकि स्वर्ग स्तंभ पहाड़ अत्यंत ऊंचा है लेकिन हमारे जैसे कल्टिवेटर्स के लिए ये कुछ भी नहीं है। मैं जूनियर ब्रदर के शरीर पर एक निशान लगाऊंगा और इसका उपयोग आपको ट्रैक करने के लिए करूंगा। जब समय आएगा अगर दुश्मन वास्तव में अजेय होगा तो जूनियर ब्रदर को केवल समय बिताने की जरूरत होगी और मेरे दोस्त और मैं समय पर पहुंच जाएंगे। इस मामले में मुझे वरिष्ठ भाई का शुक्रिया अदा करना होगा। मैं इस एहसान को जरूर चुकाऊंगा। जायन, जो आसानी से दूसरों के एहसान स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ने वास्तव में ऐसे शब्द कहे। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने खिलखिलाकर हंसते हुए और बेपरवाही से कहा, जूनियर ब्रदर भी हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय का एक सदस्य हैं। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। देर हो चुकी है। जूनियर ब्रदर हान को जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। जूनियर ब्रदर को समय पर स्वर्ग स्तंभ पहाड़ पहुंचने के लिए आज रात ही रवाना होना होगा। जायन ने सिर हिलाया और तुरंत विदा ली। जायन के जाते हुए पीछे को देखते हुए चांदी के बालों वाले वृद्ध ने एक आह भरी और एक समझदार मुस्कान दिखाई। जायन से वह कहने में सक्षम होना कि उसने अभी क्या कहा, उसने अपने प्रयासों को व्यर्थ नहीं किया। संभवतः उसके गुजरने के बाद ये जूनियर ब्रदर हान इस एहसान को ध्यान में रखेगा और ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय का पूरा समर्थन करेगा। चांदी के बालों वाले वृद्ध ने महसूस किया कि उनका दिल आराम महसूस करता है, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसने अपनी भंडारण थैली पर थपथपाया और कुछ ताबीज टैलिस्मन्स निकाली। फिर उसने उन्हें हवा में फेंक दिया और वे तुरंत लाल रोशनी की लकीरों के रूप में हॉल से बाहर उड़ गए। ये ध्वनि संचरण ताबीज पहले ही भेजे जा चुके थे और उनके अच्छे दोस्त जो कई दिनों से गेस्ट पवेलियन में ठहरे हुए थे, जल्द ही यहाँ
इकट्ठा होने वाले थे। वृद्ध अपनी कुर्सी पर बैठा और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। रात में जायन ने चांदी के बालों वाले वृद्ध को सूचित करने के बाद उसने ड्रीमक्लाउड पहाड़ को छोड़ दिया और सीधे स्वर्ग स्तंभ पहाड़ की ओर बढ़ गया, जो एक दिन की यात्रा की दूरी पर था। जायन के रवाना होने के 2 घंटे बाद चांदी के बालों वाले वृद्ध ने अग्निबान और कुछ अन्य नेसेंट सोल विचित्र लोगों के साथ ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय को छोड़ दिया, चुपचाप उसका पीछा करते हुए। अपनी जादुई शक्ति बचाने के लिए जायन की नीली रोशनी की गति केवल औसत थी। जैसे ही जायन आगे बढ़ रहा था, वह एक छोटी सुनहरी तलवार से खेल रहा था जो 2 से 3 इंच लंबी थी। यह उन 36 नीले बांस के बादल झुंड तलवारों में से एक थी जिसमें जायन ने स्वर्ण रस और एसेंस का संचय किया था। किसी कारणवश स्वर्ण रस के संचय के बाद उड़ने वाली तलवार पूरी तरह से लाल सुनहरा रेडिश गोल्ड हो गई थी। अगर वह सही याद करे तो हालांकि स्वर्ण रस शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान जादुई खजाने का रंग बदल जाता है, लेकिन एक बार जादुई खजाने को शुद्ध कर दिया गया और स्वर्ण रस वास्तव में जादुई खजाने में रिस गया तो यह अपने मूल रंग में वापस आना चाहिए था। जहां तक 36 उड़ने वाली तलवारों का सवाल है, उन्होंने अंत तक सुनहरा रंग बनाए रखा और कभी नहीं मिटा। इससे जायन को आश्चर्य हुआ। इन उड़ने वाली तलवारों की शक्ति प्रभावित नहीं हुई थी। जायन को यहां तक कि धीरे धीरे महसूस हुआ कि यह स्वर्ण रस अफवाहों से भी अधिक प्रभावी था। उसने इसका परीक्षण किया तो उड़ने वाली तलवारों की शक्ति में लगभग 30% की वृद्धि हुई। उनकी तीखापन पहले से कहीं अधिक था। जायन को विश्वास था कि अगर थोड़े कम गुणवत्ता वाली सामग्री वाले जादुई खजाने इन उड़ने वाली तलवारों से टकराए तो वे इन तलवारों द्वारा मारे जाने के बाद संभवतः बेकार हो जाएंगे। जायन अत्यधिक खुश था, लेकिन वह भी हैरान था। अंत में उसने गोल्डन लाइटनिंग बांस के बारे में सोचा जो उड़ने वाली तलवारों के मुख्य अवयव था, साथ ही एक और कीमती सामग्री जिसे उसने पहले तलवारों में मिलाया था। ये सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ण रस के मिलाने के बाद एक अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया? जायन ने लंबे समय तक सोचा और केवल इसी तरह समझा सका। चूंकि स्थिति एक सकारात्मक दिशा में विकसित हो रही थी, वह इस मामले में अधिक प्रयास खर्च करने को तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने अपना पूरा ध्यान आर्य तलवार गठन और एज स्वॉर्ड फॉर्मेशन पर केंद्रित कर दिया। ये दिव्य क्षमता के लिए जायन को विशेष रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी और उसे चमत्कारी रूप से प्रकट होने वाला था। जायन ने गुप्त कमरे में इस तलवार गठन की शक्ति का परीक्षण किया और परिणाम जायन को दंग कर दिया। इस तलवार गठन की शक्ति ने सिद्ध किया कि सुनहरा पृष्ठ गोल्डन पेज बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। हालांकि वह केवल एक साधारण आर्य तलवार गठन और एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना सकता था, लेकिन इस तलवार गठन का जादू पहले ही जायन को चौंका चुका था और इस यात्रा में उसके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया था। अन्यथा जायन इतनी आज्ञाकारी ढंग से दूसरे पक्ष से मिलने नहीं जाता। काव्या नयन के आत्मा मोहर अभिशाप को तोड़ा जरूर जाना था, लेकिन आर्य तलवार गठन के बिना जायन आज्ञाकारी ढंग से मरने और दूसरों द्वारा हेरफेर किए जाने को तैयार नहीं था। बेशक वह देर नेसेंट सोल कल्टिवेटर से निपटने में सक्षम था या नहीं, जायन ने वास्तव में कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि एक बार जब एक मध्य नेसेंट सोल कल्टिवेटर तलवार गठन में फंस गया तो जायन कम से कम 80% से 90% आत्मविश्वास रखता था कि वह उसे फंसा सकता है या यहां तक कि मार सकता है। इस क्षमता के साथ वह कम से कम एक देर नेसेंट सोल कल्टिवेटर के खिलाफ खुद की रक्षा करने में सक्षम होगा। हालांकि काले वस्त्रधारी व्यक्ति से आत्मा मोहर अभिशाप को भंग करने की विधि कैसे प्राप्त करें, ये थोड़ा परेशान करने वाला था। जायन केवल काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देख सकता था और उसके अनुसार कार्य कर सकता था। एक हल्की आह भरने के बाद जायन के हाथ में सुनहरी रोशनी चमकी और छोटी तलवार गायब हो गई। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग करके अपने पीछे को स्कैन किया। जायन को इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसने चांदी के बालों वाले वृद्ध और अन्य लोगों को नहीं खोजा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को जासूसी करने से रोकने के लिए वे निश्चित रूप से दूर छिपेंगे और उसे ट्रैक करने के लिए गुप्त तकनीकों पर भरोसा करेंगे। आखिरकार दुश्मन एक देर नेसेंट सोल राक्षस कल्टिवेटर हो सकता था, इसलिए उन्हें अत्यंत सावधान रहना पड़ता था अगर उन्हें खोज लिया गया तो। स्वर्ग स्तंभ पहाड़ हेवनली पिलर माउंटेन ड्रीमक्लाउड पहाड़ों के पश्चिम में स्थित था। यह एक अकेला खड़ी चोटी वाला पहाड़ था जो 10,000 फीट से अधिक लंबा था। इसी कारण इसे स्वर्ग स्तंभ पहाड़ के नाम से जाना जाता था। दूर से पहाड़ का एक तिहाई हिस्सा बादलों में गायब हो गया था, जिससे यह अत्यंत भव्य और खड़ी दिखाई दे रहा था। पहाड़ के चारों ओर नीची पहाड़ियां थीं। पहाड़ की कमर पर खड़े होकर कोई भी अपने आसपास की हर चीज को देख सकता था। यह संभवतः उन कारणों में से एक था कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने इस स्थान को चुना था। हालांकि जब जायन पहाड़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर था तो उसने तुरंत महसूस किया कि एक आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस उसे लपेट रही थी। यह आध्यात्मिक इंद्रिय काफी मजबूत लग रही थी, लेकिन ये केवल एक मध्य नेसेंट सोल कल्टिवेटर के स्तर पर थी।
हालांकि जायन इसकी वजह से अपनी रक्षा ढीली करने की हिम्मत नहीं कर सका। कौन जानता था कि क्या दूसरा पक्ष जानबूझकर अपनी शक्ति का एक हिस्सा छिपाकर अपने दुश्मन को एक भ्रम दे रहा था। इस प्रकार जायन ने दिखावा कि वह इस आध्यात्मिक इंद्रिय को स्कैन करने के बारे में कुछ नहीं जानता था और एक आरामदायक गति से स्वर्ग स्तंभ पहाड़ की चोटी की ओर उड़ना जारी रखा। लगभग उसी समय स्वर्ग स्तंभ पहाड़ की चोटी पर एक नीले पत्थर पर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और ठंडी नजरों से उस दिशा में देखा जहां जायन उड़ रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, तुम आखिरकार आ गए। ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी सही थी। वास्तव में उस महिला कल्टीवेटर के साथ तुम्हारा रिश्ता असाधारण है। काले वस्त्रधारी युवक, हालांकि मैंने उसका अधिक अनुमान लगा लिया था क्योंकि वह एक महिला के लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने बुदबुदाया और अपना सिर मोड़कर थोड़ी दूर एक जगह को देखा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें एक अपरिष्कृत टेलीपोर्टेशन गठन क्रूड टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन देखकर चमक उठी। जब इस व्यक्ति ने महसूस किया कि जायन केवल कुछ किलोमीटर दूर था तो वह अचानक खड़ा हो गया और टेलीपोर्टेशन गठन की ओर बड़े कदमों से चल पड़ा। एक छोटी देर बाद वह सफेद रोशनी की एक चमक के बीच गायब हो गया। जायन ने भी काले वस्त्रधारी व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस किया। वह मूल रूप से सावधानी से उड़ रहा था, लेकिन जब उसने अचानक महसूस किया कि दूसरा पक्ष बिना किसी निशान के गायब हो गया है तो वह चौंक गया। क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति एक एस्केप तकनीक का उपयोग करके छिप गया है और मुझ पर एक तरफ से साजिश रचना चाहता है? इस विचार के साथ जायन एक झटके के साथ कांप उठा और स्वाभाविक रूप से अधिक सावधान हो गया। ये है। हालांकि जब उसने सावधानी से स्वर्ग स्तंभ पहाड़ की चोटी के पास पहुंचा और अत्यंत आकर्षक छोटे टेलीपोर्टेशन गठन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी नजर घुमाई और टेलीपोर्टेशन गठन के बगल में एक नवनिर्मित चूना पत्थर की स्लैब देखा। एक तेज धार वाले ब्लेड से उस पर कुछ इंच बड़े अक्षर उकेरे गए थे। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, जायन ने इन शब्दों को धीमी आवाज में कहा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी हो गई। उसने गुप्त रूप से दूसरे पक्ष को चालाक कहा। अपनी स्पेल गठन में दक्षता के साथ वह एक नज़र में बता सकता था कि ऐसा अपरिष्कृत टेलीपोर्टेशन गठन उसे बहुत दूर नहीं भेज पाएगा। लेकिन फिर भी अगर वह आकस्मिक रूप से उस स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया जहां दुश्मन ने एक घात लगाया होता तो क्या वह खुद एक जाल में नहीं चला जाता? इससे भी बदतर यह था कि उसे पता नहीं था कि क्या चांदी के बालों वाला वृद्ध और अन्य लोग उसे टेलीपोर्ट होने के बाद खोज पाएंगे या नहीं। हालांकि दूसरे पक्ष के पत्थर के टैबलेट पर छोड़े गए संदेश से यह स्पष्ट था कि आदमी अभी उससे नहीं मिलना चाहता था और न ही उसे सौदेबाजी का मौका दे रहा था। अगर वह बहुत देर तक टालमटोल करता और दूसरा पक्ष जाने का फैसला कर लेता तो ये काफी परेशानी का सबब बन जाता। वह इस पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर सका कि दूसरा पक्ष वास्तव में ऐसा करेगा या नहीं। आखिरकार उसने यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक की दोहरी कल्टीवेशन साथी को मार दिया था। अगर आया हुआ व्यक्ति यह राक्षस दाव संप्रदाय का मालिक होता तो यह असंभव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह आत्मा मुहर अभिशाप को भंग करने का तरीका खोजना चाहता था तो उसे केवल जोखिम उठाना पड़ेगा। जायन की अभिव्यक्ति लंबे समय तक बदलती रही और अंत में उसने एक निर्णय लिया। उसने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय के साथ पास के क्षेत्र को स्वीप किया ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि कोई अन्य राक्षस कल्टीवेटर वहां छिपा नहीं है। फिर उसने एक ध्वनि संचार ताबीज साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन निकाला और उसमें कुछ फुसफुसाया। उसने अपना हाथ उठाया और लाल रोशनी की एक लकीर में उड़ गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जायन ने अपनी कमर से एक आत्मा पशु थैला लिया और इसे हवा में बुलाया। त्रिरंगी स्वर्ण भक्षक बीटल ट्राई कलर्ड गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स का झुंड बाहर निकला और त्रिरंगा कवच ट्राई कलर्ड आर्मर बन गया जो जायन के शरीर पर प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई और एक छोटा नीला ढाल बाहर उड़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपना दूसरा हाथ पलटा और सफेद रोशनी की एक चमक में एक रेशमी रुमाल सिल्क हैंकचीफ उसके हाथ में प्रकट हुआ। जायन ने अपना सिर झुकाया और कढ़ाई किए हुए रुमाल को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। ये ब्रोकेड रुमाल वह रक्षात्मक खजाना था जो काव्यानयन ने उसे उस समय दिया था। जायन ने अपनी उंगली से रुमाल के चिकने सतह को धीरे से सहलाया और चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जायन ने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर पर बाधाओं बैरियर्स की कई परतें लगा दी। अपने शरीर को एक झटके से हिलाते हुए वह ट्रांसपोर्टेशन गठन में कदम रखता है। एक गहरी सांस लेने के बाद जायन ने अपना हाथ उठाया और टेलीपोर्टेशन गठन के एक कोने पर प्रहार किया। शानदार सफेद रोशनी चमकी और जायन टेलीपोर्टेशन गठन से बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्वर्ग स्तंभ पहाड़ से हजारों किलोमीटर दूर एक झील में झील के केंद्र में एक अनाम द्वीप था। द्वीप पर कहीं सफेद आध्यात्मिक रोशनी चमकी और जायन का आकार प्रकट हुआ। लगभग जैसे ही वह प्रकट हुआ उसने टेलीपोर्टेशन की असुविधा को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत अपने सामने नीली रोशनी की ढाल को सक्रिय किया। ढाल तुरंत फूल गई और उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को ब्लॉक कर दिया।
हालांकि जायन को कोई हमला महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने शांत दिल से इधर उधर देखा। चिंता मत करो, मैं तुम जैसे प्रारंभिक नेसेंट सोल कल्टीवेटर के खिलाफ छिपकर हमला नहीं करूंगा। हालांकि मैंने सुना है कि तुम एक साधारण प्रारंभिक नेसेंट सोल कल्टीवेटर नहीं हो। जायन के पास से एक अनजान आवाज आई। जब जायन ने यह आवाज सुनी तो उसका दिल एक झटके से भर गया। ये निश्चित रूप से यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक की आवाज नहीं थी। क्या ये वास्तव में किसी अन्य राक्षस कल्टीवेटर द्वारा किया गया था? जायन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी, क्योंकि उसने आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक काले वस्त्रधारी युवक, जो अपने 20वें दशक में था, 300 फीट से अधिक की दूरी पर अपने हाथ पीछे किए खड़ा था, शांत भाव से उसे देख रहा था। हालांकि जायन ने यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक का असली चेहरा कभी नहीं देखा था, लेकिन यह व्यक्ति निश्चित रूप से उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति नहीं था जिसने सीमा की लड़ाई में राक्षस कॉनकॉर्ड के साथ लड़ाई की थी। अगर तुम्हें छिपकर हमला करना नहीं आता तो तुमने मेरी साथी पर आत्मा मुहर अभिशाप क्यों डाला? जायन की नजर कमरे में घूम गई, लेकिन वास्तव में वह उस व्यक्ति की कल्टीवेशन को देखने में असमर्थ था। इस कारण उसने अपनी आंखें थोड़ी संकरी कर ली और वह अपनी सतर्कता को बिल्कुल भी ढीला नहीं देना चाहता था। हालांकि उसने ठंडे मजाक के स्वर में बात की। इस समय उसने अपने चारों ओर की हर चीज देख ली थी। वे एक दलदल के किनारे पर थे। हर जगह कीचड़ के गड्ढे थे और यह अत्यंत नम था। थोड़ी दूर एक छोटा जंगल था और लहरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। जायन की त्योरियां चढ़ गईं और वह तुरंत आराम महसूस कर गया। उसने अपने चारों ओर एक असामान्य आध्यात्मिक क्यूइक स्पिरिचुअल ची का उतार चढ़ाव महसूस किया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ऐसा लग रहा था कि वहां एक प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन था। हालांकि यह एक विशेष रूप से शक्तिशाली स्पेल गठन नहीं था, लेकिन इस स्थान पर टेलीपोर्ट होना मौजूदा स्थिति के मामले में पूरी तरह से नुकसान था। हे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सहृदयी जायन। मेरे पास कुछ चालें हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना घमंडी नहीं हूं कि तुम्हारे पूरे संप्रदाय के खिलाफ जाऊं, युवक ने बिना जल्दबाजी किए जवाब दिया। तुम यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक नहीं हो। जायन ने उसे घूरते हुए अचानक विषय बदल दिया। तुम यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक नहीं हो। जायन ने उसे घूरते हुए अचानक विषय बदल दिया। काले वस्त्रधारी युवक ने खिलखिलाकर हंसते हुए आराम से कहा, क्या मैं किसी भी तरह से हमारे संप्रदाय के मालिक जैसा दिखता हूं? ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम आसानी से ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय में घुस सके और किसी को घायल करने के बाद सुरक्षित रूप से निकल गए। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि संप्रदाय में ऐसा विशेषज्ञ था। मुझे नहीं पता कि तुम युद्ध के दौरान क्यों प्रकट नहीं हुए। जायन थोड़ा परेशान दिख रहा था, लेकिन वह खुद से भी बड़बड़ा रहा था। युवक ने खिलखिलाकर हंसते हुए एक अजीब अभिव्यक्ति धारण की। हालांकि मैं सहृदयी जायन को एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें यहां अपनी उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए नहीं बुलाया। क्या तुमने अपना तारांकन गोल्डन लाइटनिंग बांस तारांकन लाया है? युवक की बातें सुनकर जायन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कुछ नहीं बोला। खांसी, अगर सहृदयी जायन समय बिताना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम निराश हो जाओगे। मैंने जो टेलीपोर्टेशन गठन व्यवस्थित किया है उसका उपयोग केवल 2 बार किया जा सकता है। एक बार जब इसका उपयोग 2 बार हो जाएगा तो दूसरे सिरे का टेलीपोर्टेशन गठन स्वचालित रूप से नष्ट हो जाएगा। वे आधे दिन के बिना इस स्थान को नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आधा दिन हमारे बीच के मामले को सुलझाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। काले वस्त्रधारी युवक अत्यधिक आत्मविश्वास से प्रकट हुआ। अगर तुम जानना चाहते हो कि गोल्डन लाइटनिंग बांस मेरे पास है या नहीं, तो क्या तुम मुझे पहले आत्मा मुहर अभिशाप को भंग करने की विधि बता सकते हो? जायन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी, लेकिन उसका स्वर थोड़ा नरम पड़ गया। आत्मा मुहर अभिशाप को भंग करने की विधि इस ज़ैद स्लिप में है, लेकिन पहले मुझे गोल्डन लाइटनिंग बांस दिखाओ। मैं हमारे संप्रदाय के मालिक से अलग हूं। मुझे केवल गोल्डन लाइटनिंग बांस चाहिए, और मैं तुम्हारे द्वारा उसकी साथी को मारने के गुस्से से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई फुर्सत नहीं है। युवक ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और अपना हाथ पलटकर एक कोयले जैसा काला ज़ैद स्लिप निकाला। फिर युवक ने गहरे अर्थ के साथ देखा। जरूर, हालांकि गोल्डन लाइटनिंग बांस बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपनी साथी को ज्यादा महत्व देता हूं। जायन ने अपनी बाहें उठाई और बिना हिचकिचाहट के कहा। उसने अपने हाथों को छाती के सामने लाया और धीरे से अलग किया। एक गर्जना सुनाई दी, जिसके बाद उसके हाथ में सुनहरी बिजली की एक छोटी सी धार के साथ एक छोटा नीला तीर प्रकट हुआ। जायन ने तीर को 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और भावहीन अभिव्यक्ति के साथ युवक की ओर देखा। जब युवक ने ये देखा तो उसकी आंखों में लालच चमका। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अचानक अपनी कलाई हिलाई। तुरंत उसके हाथ की काली ज़ैद स्लिप धीरे धीरे जायन की ओर उड़ने लगी। इसकी गति बहुत धीमी थी, मानो इसे एक अदृश्य रस्सी खींच रहा था। जायन पहले स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत दूसरे पक्ष की मंशा समझ ली।
कुछ बोले बिना उसने अपने हाथ का छोटा तीर भी फेंक दिया, जो एक गाड़ी खींचने वाले की तरह धीरे धीरे दूसरे पक्ष की ओर तैरने लगा। हालांकि दोनों अपने हाथों में वस्तुओं को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन वे दोनों पलक झपकाए बिना एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के पास से गुजरी तो जायन और युवक ने चुपचाप राहत की सांस ली और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी आराम महसूस होने लगी। दोनों ने लगभग एक ही समय में उड़ती हुई वस्तु को पकड़ा और जल्दी से एक करीबी नजर डाली। सावधानीपूर्वक जांच के एक पल के बाद उनके चेहरों पर एक कड़वा मुस्कान आ गई। यह आपका प्रतिष्ठित गोल्डन लाइटनिंग बांस है, काले वस्त्रधारी युवक ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और अचानक अपने हाथों को रगड़ा। चांदी सफेद लपटें फूट पड़ी और उसके हाथ का छोटा नीला तीर तुरंत राख में बदल गया। मैंने भी कभी नहीं सुना है कि कल्टीवेशन की दुनिया की सबसे बुनियादी पंच तत्व तकनीक 5 एलिमेंटल टेक्निक आत्मा मोहर अभिशाप को खत्म कर सकती है। जायन के भावहीन हाथ से नीली लपटें उठी और जैद स्लिप तुरंत बर्फ में जम गई और फिर रोशनी के कणों में टूटकर बिना किसी निशान के गायब हो गई। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछता हूँ सहृदयी जायन, क्या आप गोल्डन लाइटनिंग बांस सौंपने को तैयार हैं? जब तक आप इसे मुझे सौंप देंगे, मैं तुरंत मुड़कर आपकी साथी को बचाने की विधि छोड़ दूंगा। अन्यथा मैं आपको मारने के बाद इस खजाने को ढूंढ पाऊंगा। यह कोई प्राचीन खजाना नहीं है, इसलिए आप इसे जरूर अपने साथ ले जाएंगे। काले वस्त्रधारी युवक की अभिव्यक्ति काली हो गई क्योंकि उसके शरीर से दुर्भावनापूर्ण क्यूई बेलफुल चीख का एक निशान निकला और उसके चेहरे पर एक अशुभ मुस्कान दिखाई दी। क्या संयोग है, सहृदय के विचार कुछ हद तक मेरे जैसे ही हैं। चूंकि आपने आत्मा मोहर अभिशाप का उपयोग किया है, इसे भंग करने की विधि आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको मारने के बाद मैं आपकी आत्मा की खोज भी कर सकता हूं और जो मैं जानना चाहता हूं उसे प्राप्त कर सकता हूं। जायन ने हल्के से श्वास छोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, मेरी आत्मा की खोज करना। पिछले कई 100 वर्षों में आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझसे इस तरह बात करते हैं। मैं आपकी लाश को सुरक्षित छोड़ दूंगा। काले वस्त्रधारी युवक इतना गुस्से में आ गया कि वह हंस पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और कई मंत्र मुद्राएं हवा में उड़ गईं। पास में लगातार विस्फोट हुए और आकाश में 7 चमकदार सफेद प्रकाश स्तंभ पिलर्स ऑफ व्हाइट लाइट उठे। उसी समय गरजने की आवाज सुनाई दी क्योंकि सफेद चांदी बाढ़ अजगर सिल्वर व्हाइट फ्लड ड्रैगन्स इन 7 प्रकाश स्तंभों से बाहर निकले। यह अच्छा नहीं है, ये तारांकन 7 ड्रैगन स्तंभ 7 ड्रैगन पिलर्स तारांकन है। मालिक, जल्दी से बचें। जायन इन 7 स्तंभों का काम क्या था ये स्पष्ट रूप से देख पाने में असमर्थ था। उसने तारांकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून तारांकन की भयभीत आवाज सुनी, मानो वह अत्यधिक डरी हुई थी। तलवार गठन की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द स्वॉर्ड फॉर्मेशन। हालांकि जायन नहीं जानता था कि यह तथाकथित 7 ड्रैगन स्तंभ कितना शक्तिशाली था, लेकिन जब उसने चांदनी की आतंकित आवाज सुनी तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से कस गया। उसने अपनी आस्तीन लहराया और 36 नीले बांस के बादल झुंड तलवारें अजूर बैम्बू क्लाउड्स वॉर्म सॉर्ड्स भिनभिनाती हुई उसकी आस्तीन से बाहर उड़ीं। चूंकि उसे पता था कि दूसरा पक्ष एक साधारण राक्षस कल्टीवेटर नहीं था, जायन के पास दूसरे पक्ष की गहराई को धीरे धीरे जांचने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करने का मन नहीं था। उसने सीधे अपनी नवशुद्ध उड़ने वाली तलवारों का उपयोग किया। दुश्मन को एक ही झटके में हराने का इरादा था। 33 फुट लंबी सुनहरी रोशनी की लकीरें जायन के सिर के ऊपर घूम रही थीं और उसने उन पर कई जादुई मुद्राओं स्पेल सील्स से प्रहार किया। सारी सुनहरी रोशनी तुरंत कांप उठी और 100 से अधिक समान तलवार क्यूई स्वॉर्ड ची की लकीरों में विभाजित हो गई। जैसे ही जायन तारांकन आर्यत तलवार गठन तारांकन और एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए एक मंत्र डालने ही वाला था, उसके चारों ओर के 7 प्रकाश स्तंभों ने पहले हमला कर दिया। उसी समय स्तंभों पर बैठे चांदी के बाढ़ अजगरों ने बीच में जायन को देखने के लिए अपने सिर मोड़े। उन्होंने अपने मुंह खोले, जो चांदी की रोशनी के साथ चमक रहे थे, मानो कुछ थूका जा रहा था। जायन के पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपने सामने नीली ढाल की ओर इशारा किया और आध्यात्मिक रोशनी चमकी। खजाना तुरंत एक नीले पानी के पर्दे में बदल गया जिसने उसे ढांप लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने कढ़ाई वाला रुमाल एम्ब्रॉयडर्ड हैंकचीफ निकाला और इसे एक सफेद धुंध में बदल दिया जो पानी के पर्दे के चारों ओर प्रकट हुई। उसी समय जायन की आस्तीन से एक सफेद आकृति उड़ी और जमीन पर उतरी, जो एक सुंदर महिला में बदल गई। चांदनी चंद्रा एक राक्षस लोमड़ी का शरीर धारण किए अपने आप ही बाहर भाग गई। जायन हैरान रह गया। चांदनी ने अपना हाथ उठाया और एक बैंगनी रोशनी निकाली। ये तारांकन बैंगनी बादल फीता पर्पल क्लाउडलेस तारांकन था। चांदनी के घबराए हुए चेहरे के नीचे प्राचीन खजाना बैंगनी लपटों के जाल में बदल गया और सुरक्षा की एक और परत बिछा दी। जायन का दिल फिर से कांप उठा। उसने सुरक्षा की 2 परतें स्थापित की थीं, लेकिन चांदनी को अभी भी लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। क्या ये 7 ड्रैगन स्तंभ वास्तव में इतना शक्तिशाली था?
जैसे ही यह विचार जायन के दिमाग में आया, 7 चांदी के 12 अजगरों के मुंह से चुपचाप चांदी की रोशनी निकली। वे वास्तव में 7 ठोस चांदी के प्रकाश स्तंभ थे। कटोरे की मोटाई के साथ चांदी की रोशनी की लकीरें चमकी और बैंगनी बादल फीते से बने लपटों के जाल से टकरा गईं। चांदी की रोशनी और बैंगनी लपटें एक दूसरे के साथ उलझ गईं, लेकिन बैंगनी जाल केवल एक छोटे समय के लिए टिका था, इससे पहले कि उसमें 7 छेद हो गए। 7 चांदी की रोशनी की लकीरें थोड़ा भी धीमी नहीं हुईं और रुमाल से बनी धुंधली रोशनी से टकरा गईं। जैसे ही वे संपर्क में आए, धुंधली रोशनी लगातार उबलने लगी और ढहने के कगार पर दिखाई दी। जायन ने ये देखकर एक गहरी सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस गति से उसके द्वारा स्थापित सुरक्षा की 3 परतें एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। ये किस प्रकार का हमला था? ये वास्तव में इतना शक्तिशाली था। जैसे ही जायन ये सोच रहा था, चांदनी ने ये देखा और उसका चेहरा आराम में आ गया। तो यह एक प्रतिकृति रेप्लिका था। मैं व्यर्थ चिंतित थी। चांदनी ने बड़बड़ाया और अपने हाथ से एक मंत्र मुद्रा बनाई। उसने अपना मुंह खोला और खुशबूदार धुंध के साथ एक गुलाबी मणि थूकी। मणि अंगूठे के आकार की थी और इससे एक सुगंधित खुशबू निकल रही थी। चांदनी ने फिर एक मंत्र का जाप किया और मणि की ओर एक सफेद उंगली इशारा किया। एक हल्के धमाके के साथ मणि अपने आप ही फट गई, जो चमकदार पाउडर में बदल गई और चारों ओर के नीले पानी के बाधा की ओर उड़ गई। जायन एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही पानी के पर्दे ने पाउडर को अवशोषित किया, इसमें से शानदार आध्यात्मिक रोशनी फूट पड़ी और इसकी सतह ऐसी जगचमकी मानो यह अलग अलग आकार के अंगिन तांबे के दर्पणों से बना था। उसी क्षण चांदी की रोशनी ने सफेद धुंध को तोड़ा और अंतिम सुरक्षा परत से टकरा गई।